इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को वॉइस मिल रहा है। यस सर। ओके। चलिए आज हम पंचायत राज के बारे में बात करेंगे या लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। आजकल इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि जो विलेज डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास का मुख्य जो संस्थान है वो है आपका पंचायती राज। देखिए पहले समझ लीजिए पंचायती राज आया कहाँ से और भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है इसको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज के जो जनक है ये है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1881 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात की थी। स्थानीय स्वशासन की बात, जिसे आप सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। यानी लोकल गवर्नमेंट की जो बात की गई है वो आपके लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, 1881 में किया गया था। और इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन उस समय क्या था कि यहाँ पे जो नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव होता था उसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते थे और कोई कंपलसरी नहीं था। तो वह थोड़ा सा अलग बात है। जब भारत आजाद हुई तो गांधी जी के विचारधारा को लागू करने के लिए पंचायत को क्या है, जो हमारे डीपीएसपी है जिसे राज्य के नीति निषेध जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसको रखा गया। पंचायत को किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 40 में रखा है। आप लोग को बता दें कि जो हमारे डीपीएसपी है ये क्या है, कंपलसरी नहीं है। ये क्या है, सरकार को कानून बनाने के लिए क्या है, प्रेरणा तो देता है। लेकिन क्या है, इसी इससे क्या होता है, प्रेरणा मिलता है सरकार को। लेकिन ये क्या है, कोई कानूनी रूप से लागू करना कोई जरूरी है ये नहीं है। समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कानूनी रूप से इसको लागू किया जाए। इससे क्या था, गवर्नमेंट को अपने कोई भी परियोजना बनाना है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक प्रेरणा मिलता है या स्रोत कह सकते हैं। उनको आपको बताते कि बीपीएससी में 3 तरह के विचारधारा है, एक समाजवादी, एक आर्थिक और एक गांधीवादी। तो उन्हीं में से जो गांधीवादी विचार, गांधी जी का मानना था कि हमारे यहाँ पे जो ग्राम हो वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट विलेज बने। तो सेल्फ डिपेंडेंट विलेज बनने के लिए वहां पे जो प्रशासन होगा स्थानीय रूप से उसमें उसको देखना चाहिए। शासन जो होगा यानी शासन को होगा स्थानीय रूप से अगर होगा तो उसका ठीक चल रहा है। तो क्या है, देखिए नीति निर्देश तो क्या बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, इसलिए क्या है, देश में क्या है इसको एक सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव पाया गया था उस समय। इसी को देखिए, जब ये पंचायत व्यवस्था लागू की गई भारत में, तब जब हर राज्य अलग अलग तरह से इसको अपनाया है तो भारत सरकार ने एक संगठन बनाया था, एक योजना बनाया है 2 अक्टूबर 1952। इसे क्या कहते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है। इसको सीडीपी कहा जाता है, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया था। सामुदायिक विकास का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। इसका इस संगठन का या इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि हमारे जो पंचायत के बारे में जो अनुच्छेद 40 लागू है वो कहाँ तक और किस हद तक
ग्रामीण विकास में सहायता कर रहा है। इसका जांच करने के लिए, इसका क्या करना है, जांच करने के लिए क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई या उसको लागू की गई, तब देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो भी गवर्नमेंट जो भी योजना बना रही है, वो क्या है, पहुंच नहीं पा रहा है। क्या नहीं हो रहा है, ग्रामीण लेवल तक इसको पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। जब देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो ये तो योजना है, पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय ग्राम प्रधान वगैरह होते नहीं थे, और जो मुखिया टाइप के पहले जो अंग्रेजों के समाज में बने हुए थे, वो मनमानी करने लगे। और दूसरी बात है कि जो डेवलपमेंट करने के लिए जो अधिकारी या जो कर्मचारी होते थे, वो बाहर से आते थे, और बाहर से आने पर गांव के जो वास्तविक हकीकत है, उससे वो अनजान रहते थे। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, बहुत सारी चीज क्या होता है, जो लोग अपने घर से आ जा सके जॉब में, और उनका बहुत से सुविधा मिले, तब क्या होता है, व्यक्ति अपने पारिवारिक जिम्मेदारी से थोड़ा सा हट जाए, तो क्या होता है, जॉब में ज्यादा समय दे पाए। ये भी क्या एक नियम है। अब बताए कोई सचिव आ रहे हो ग्राम में, और वो मान लेते उत्तराखंड में कोई गांव है, और मान लीजिए कुमाऊं का कोई गांव है, या तराई का कोई गांव है, उसमें आया है गढ़वाल से कोई सचिव बन के आया है। अब गढ़वाल वाले जो पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बर्फ हमेशा गिरती है, वहाँ का डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग होगा, और उधम सिंह नगर में जो तराई वाले क्षेत्र है, यहाँ का डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग होगा। जब तक उनको समझने में डेवलपमेंट के प्रोसेस लगता है वो ईमानदार है भी, तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे कर पाएगा? इसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होती थी। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, तो इसने क्या है बताया, इसमें जब जांच किया तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर क्या है, एक बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी गांव का विकास होगा। कि गांव का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे हो पाएगा? अभी भी देखिएगा, गांव का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा? शहर अगर डेवलप कर भी गया, तो वो क्या है, डेवलपमेंट देखिए, एक होता है समृद्धि, और एक होता है डेवलपमेंट। इसे एक कहते हैं ग्रोथ कहते हैं, और एक क्या होता है, तो डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ होना अलग बात है, और डेवलपमेंट होना अलग बात है। ग्रोथ होने का मतलब कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सभी लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। भाई अंबानी या बड़े बड़े जो उद्योगपति है, इनके पास क्या होता है, पैसा चला जा रहा है, तो उससे क्या डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी सिस्टम है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस न करके ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करता है, जिसको समृद्धि कहते हैं। समृद्धि पर क्या होता है, कुछ लोगों का अधिकार है, इसलिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या होता है, विकास ही नहीं हो पा रहा है। तभी क्या है, बीपीएसपी के जो असफलता कारण क्या है, उसके बाद क्या है, जो हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। यानी 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद, पहले की जो योजना आयोग है, योजना आयोग से ऊपर क्या होता है, एक राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर जो विचार करने के लिए क्या है, एक समिति बनाया गया, कि वास्तव में जो ग्रामीण विकास कैसे हो, उसके लिए क्या है, एक समिति बनाया गया। तो उसके लिए बलवंत राय मेहता, उस समय राजस्थान के व्यक्ति थे, पहले ये मुख्यमंत्री रह चुके राजस्थान के, तो बलवंत राय मेहता जी के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी, इसको ध्यान रखिएगा, कब 1957 में लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था, कब 1957। क्यों? क्योंकि जब सामुदायिक विकास केंद्र के जो रिपोर्ट है, असफलता का जो रिपोर्ट है, उस पर क्या है, जांच करने के लिए कि वास्तव में ग्रामीण विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई कि जो हमारे सीडीपी है, सामुदायिक विकास प्रोग्राम जो है, उसको कार्य क्यों नहीं कर पा रहे गांव में स्तर पर। तभी ये जो बलवंत राय समिति ने सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण लोगों को की भागीदारी में कमी बताया। देखिए, सीडीपी का जो विफलता का प्रमुख कारण क्या था, भागीदारी में कमी बताया सीडीपी। तो बताए कि लोग क्या है, गांव के लोग क्या होते हैं, भागीदारी नहीं करें। और जो भी सचिव वगैरह आ रहे हैं, या आजकल ग्राम विकास अधिकारी जिसे कहते हैं, वो गांव के लोगों से कुछ पूछते ही नहीं है कि पुल कहाँ बनाना है,
मकान कहाँ बनाना है, स्कूल कहाँ बनाना है, क्या कुछ पूछते नहीं थे। तो कैसे काम चलेगा? तब बलवंत राय मेहता ने बताया है, पंचायती राज को अगर सही से स्थापित करना है, ग्रामीण विकास को अगर सही से अगर पटरी पर लाना है, तो उसने इसके लिए एक सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि जो पंचायत है या जो पंचायती राज है उसको 3 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में? जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है या 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। तो बलवंत राय ने कौन सा बताया था? 3 टियर वाला बताया था। हाँ जी का बलवंत राय ने मेहता ने कौन से बताया था? 3 टियर वाले बताया। तो उसका लेयर कितना होना चाहिए? 3 लेयर उसका होना चाहिए। तो उसमें जो 3 कौन कौन सा है? अब वर्तमान में भी 3 है, और उन्होंने जो बताया था वो भी 3 था। ठीक है, क्या था? पहला ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? पंचायत समिति होगा। और जिला स्तर पर क्या? जिला परिषद होगा। आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत है इसमें क्या है? प्रधान की चुनाव की जाती है, इसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। पहले मुखिया रहते थे, आजकल सरपंच कहीं कहीं कहा जाता है, तो इसको ग्राम प्रधान कहा जाता है। ठीक है, जो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनका चुनाव क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। समझ गया? और इनमें जो ग्राम सभा के कुछ सदस्य भी होते हैं, एक ग्राम प्रधान होते हैं, कुछ सभासद होते हैं, और एक ग्राम उप प्रधान होते हैं। और इन्हीं ग्रामों में से क्या होता है? दूसरे प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं, जिसको बीडीसी कहते हैं। बीडीसी सदस्य कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर कहा जाता है इसको। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर इसको कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? ये ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव करता है। आप लोग जानते हैं ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, ब्लॉक प्रमुख का क्या है? चुनाव करता है। जो किसमें आता है? ये इस पर आता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो देखिए ये अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि पहले से इसके सदस्य चुने होते हैं और वही सदस्य क्या होता है? इनको चुनते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। लेकिन ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसको ध्यान रखिए। इसके साथ साथ कुछ गांव को मिला के क्या होता है? जिला पंचायत सदस्य भी बनते हैं। आप लोग गांव में कहीं रहते होंगे तो मालूम होगा, पंचायत सदस्य होते हैं। और ये जो जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जिला परिषद में क्या होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। जिला पंचायत जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं, और ये भी अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि ये मेंबर जो होते हैं जिला पंचायत परिषद, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं ना, वही मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूप है। ये क्या है? गवर्नमेंट का रूप है। ये क्या? प्रशासन का रूप नहीं है, और इसमें जनता की भागीदारी है। तो ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करेगा? जनता द्वारा करेंगे, और प्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख में क्या होता है? ब्लॉक का हेड होता है, तो जो शासन की तरफ से, और जिला प्रतिनिधि पूरा जिला। देखिए डीएम क्या होता है? प्रशासन का भाग होता है। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है ना, ये क्या होता है? सरकार का भाग होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और जिला पंचायत सदस्य जो चुनते हैं वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, और बीडीसी मेंबर जो चुने जाते हैं वो भी प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। समझिएगा? तो बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, इनका जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता है। अप्रत्यक्ष कौन कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सब आप लोग जानते होंगे, आप आसपास बनते हैं। इसी क्या कहते हैं? इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए पिछली बार आप लोगों ने अगर, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, उनका लेक्चरशिप में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत राज का मुख्य कार्य क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यही क्वेश्चन जो सेम टू सेम यही पूछा गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है सर। क्यों? क्योंकि क्या होता है? सरकार के हाथ में, जो कर्मचारी के हाथ में जब ये शासन होता है ना, तो वो क्या सही से काम नहीं करता। तो लोग क्या होता है, उस क्षेत्र के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे,
शामिल होंगे तो क्या होगा, विकास ज्यादा होगा। विकास ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास की बात ज्यादा होनी चाहिए। और इसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1949 को क्या है, राजस्थान में एक जगह है जिसको कहते हैं नागौर, नागौर से शुरू किया गया। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था। हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में। कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। अब इस कार्यक्रम को जो दूसरा जगह से शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1959 को क्या है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहां से, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। पहला सबसे पहले कहां पे, राजस्थान के नागौर में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में इसको शुरू किया। लेकिन देखिए क्या हुआ कि आप जानते हैं 1977 में कांग्रेस सरकार हार जाती है और उसकी जगह पे क्या जनता दल सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है, जनता दल सरकार बनती है। तो जनता दल सरकार ने इसी पंचायती राज पर समीक्षा करने के लिए एक नया कमेटी बनाया था 1977 में, जिसे कहते हैं अशोक मेहता समिति कहा जाता है। किसने, जनता दल के उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या बनाया था, एक कमेटी बनाया गया था। उनके कमेटी का नाम क्या था, अशोक मेहता समिति। इन्होंने क्या बताया कि जो पंचायती है वो क्या होता है, उसका दोहरा स्वरूप होना चाहिए, यानी 2 टीयर होना चाहिए। जैसे आपको अशोक मेहता ने क्या बताया, 3 टीयर होना चाहिए, नहीं 3 स्तरीय होना चाहिए। और अशोक मेहता ने बताया कि 2 स्तरीय होना चाहिए, एक जिला परिषद में होना चाहिए और एक मंडल स्तर पे होना चाहिए। मंडल स्तर पे होना चाहिए एक, और एक क्या होना चाहिए, जिला स्तर पे होना चाहिए। तो ये किसने बताया था, ये अशोक मेहता। लेकिन ये भी फेल हो गया, क्योंकि सरकार क्या था, ये डीपीएसपी में होने कारण क्या था, सरकार इसको सीरियसली लागू नहीं कर रहे थे। आपको पता है कि डीपीएसपी में क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो बाध्यकारी ना होने कारण क्या है, सरकार इसको लागू नहीं कर रहे थे सीरियसली। तो बाद में जब राजीव गांधी की सरकार बनती है, तो उस समय सबसे पहली डिमांड ये हुआ कि जो पंचायती राज है इसको क्या बना दिया जाए, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई है कि पंचायती राज को कैसा दिया जाए, संविधान। देखिए संविधान में अगर कोई चीज लिखा होगा तो उस पर क्या होता है, जो राज्य या केंद्र सरकार क्या होता है उसमें आनाकानी नहीं कर सकते, तो उसमें टोल मटोल नहीं कर सकते। क्योंकि डीपीएसपी में टोल मटोल कर सकते कि वो कोई बाध्यकारी नहीं है, संविधान में हो जाएगा तो बाध्यकारी हो जाएगा। तभी क्या है, बहुत सारे समिति बनाया गया है कि इसका संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जाए। संवैधानिक दर्जा देने के लिए भी तो कुछ कानून बनाने की आवश्यकता होगी। तो इसमें बहुत सारे कमेटी बनाई गई है। उसमें हनुमंत राय समिति बनाया गया है, जीवी के राव समिति बनाया गया है, उसके बाद एमएल सिंधवी समिति बनाया गया है, उसके बाद सरकारी आयोग बना है, पी के थुंगन समिति बनाया गया है, उसके हर लाल सिंह खर्रा समिति बनाई। ये समिति का वो लोग याद करके रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवी के राव समिति, जो 1985 में क्या है, राजीव गांधी सरकार के समय पर बनाया गया था। इनका मानना था कि जो पंचायती राज है उसको क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कैसे दर्जा दी जाए, संवैधानिक दर्जा दी जाए। तभी क्या होता, उनके पास पावर ज्यादा होगा, वो वही से काम कर पाएगा। उन्होंने कैसे किया कि पंचायती राज को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कौन सी समिति ने बताया है, जीवी के राव समिति, याद रखिएगा। और इनके अनुशंसा पर क्या है, हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन किया गया है। और उन संशोधनों के आधार पर बाद में जाके 1992 में, यानी 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे यहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनके समय में क्या है, हमारे संविधान में तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73 संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो 73 में जो पंचायती राज है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74 में जो नगर निकाय है, जो नगर निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दिया। कैसे, ठीक है, सबसे पहले 73 में, 1992 में अनुच्छेद संविधान संशोधन 73 में
यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74 में क्या है, नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। अब ये संवैधानिक जब दर्जा दी गई तो उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, ठीक है। 73वें और 74वें संशोधनों के क्या क्या प्रावधान, इसको याद रखिएगा। पहला क्या था, इन दोनों जो संशोधन है इनमें नए दो भाग को शामिल किया गया। पहला 11 11 कह रहा हूँ, नाइन्थ में क्या पंचायती राज के बारे में बात किया गया, यानी जो भाग है पार्ट नाइन्थ में क्या है पंचायत, इसमें 73 संशोधन को जोड़ा गया, उसकी बात की गई है। और 9A में नगर पालिका के बारे में बात की गई, जो 74वें संशोधन के दौरान जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा, इस लाइन को, ये लाइन में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। इन दोनों लाइन को आप लोग एकदम कंटेस्ट करके याद रखिएगा। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये भाग क्या है, 9A है और नगर पालिका। कौन से संशोधन, इनको एकदम याद रखिए। ये लोकतंत्र प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को रखा गया, जिनमें मतदान के रूप में उन राज्यों में छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वो ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर क्या त्रिस्तरीय कम। देखिए ये बात किया गया है इसमें कि अगर जिन राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम होगा ना तो वहां पे द्विस्तरीय कार्यक्रम चलेगा। जहां पे जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है वहां पे क्या होता है, ये नियम लागू होगा। वहां पे क्या होगा, ये नियम लागू होगा। तो ध्यान देगा 20 लाख, देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत से राज्य है ना जहाँ पे क्या है 20 लाख से कम जनसंख्या उस समय रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है ये लागू नहीं, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनमें लागू नहीं होता। मेघालय होगा, वहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से पहले कम था। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या क्या दिया गया है पहले समझ लीजिएगा। देखिए जब हमारे 73 में संविधान संशोधन किया गया है तो सबसे बड़ा प्रावधान जिसमें किया गया है कि जो चुनाव होगा प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। और चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता द्वारा डायरेक्ट उसको वोटिंग करेगा। अगर किसी कारण से अगर चुनाव 5 वर्ष में नहीं है तो अधिकतम 6 महीने तक क्या होता है, चुनाव को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिए, 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। अगर किसी कारण से 5 वर्ष में चुनाव नहीं हो पाता है तो क्या है, एक्सटेंड करना चाहिए। आप लोग देखिएगा ये क्या 2016 में ऐसा हुआ था तो उसके लिए एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद क्या है, इसमें SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, महिलाओं को भी क्या है आरक्षण दिया गया। पहले क्या था, महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण था। बाद में देखिए उत्तराखंड में 2008 में 50% कर दिया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 2008 में उत्तराखंड में जो पंचायती राज है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% का क्या है आरक्षण दिया गया। और किनके समय पे हुआ था, BC खंडूरी ने इनको दिया था, जब मुख्यमंत्री थे BC खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी के समय में ये किया गया। इसको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो BC खंडूरी के समय पे क्या है, 2008 में पंचायती राज में जो पहले 1 तिहाई था उसको बढ़ा कर क्या महिलाओं को 50% कर दिया, समझिए। और महिलाओं को ये जो आरक्षण दीजिए ना, ये चक्रीय क्रम से होगा। जैसे मान लेते हैं एक A गांव और एक B गांव है, तो अगर मान लेते हैं कि 2020 में या 2000 में मान के चलिए, 2020 लगिए, 2020 में एक गांव में अगर महिला प्रधान बनी है तो 2025 में इस गांव में क्या होगा, महिला प्रधान बनेगी। और यहाँ पे सीट किसके पास चला जाएगा, पुरुष के पास चला जाएगा। इसको चक्रीय क्रम कहते हैं, एक के बाद एक एक टर्म के बाद अगला टर्म क्या होगा, पुरुष का हो जाएगा। एक टर्म के बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा, फिर महिला का, फिर पुरुष का, फिर महिला का, पुरुष का हो जाएगा। ऐसे कर दिया गया। दूसरी बात जो SC ST है, अगर किसी भी ग्राम सभा में अगर 50% अगर SC ST है तो वो सिर्फ पूरी तरह से SC ST हो जाएगा।
और ओबीसी वालों को क्या है, चक्रीय क्रम से उनको दिया जाएगा। उनको भी क्या था, उनकी संख्या कम होती है, या जिन गांव में एससी एसटी ओबीसी कम होते हैं तो उनको चक्रीय क्रम में दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, चक्रीय क्रम में उनको, अल्टरनेटिव क्रम में उनको दिया जाएगा। ये उनको कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। पहली बात तो क्या है, महिलाओं को 25% आरक्षण हो गया उत्तराखंड में। उसके बाद पहले क्या था, 1/3 था। चुनाव हर 5 साल होगा, मैक्सिमम 6 महीने का एक्सटेंशन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाएगा आरक्षण। उसके बाद क्या है, जो पंचायती राज का जो चुनाव है ना, ये क्या है, भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा नहीं करवाया जाता है। इसके लिए क्या, राज्य निर्वाचन आयोग होता है। इसका चुनाव कौन करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, पंचायती राज का चुनाव करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, तो राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे चुनाव का काम संपन्न करवाता है। कहाँ पे, पंचायती राज में, या पंचायती राज भी बोले, या आप अगर नगर निकाय बोले, उसमें भी क्या होता है, जो यही चुनाव करवाते हैं। तीसरी बात जानिएगा, देखिएगा, इसमें जो वित्त का बंटवारा होगा, ठीक है। ग्राम प्रधान यानी ग्राम के पास क्या होता है, जो क्या कहते हैं, रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, इनको अनुदान वगैरह देते रहते हैं। तो इनके बीच में, पंचायत और राज्य के बीच में जो टैक्सेस है या जो अनुदान है, उसका निर्धारण कौन करेंगे, एक राज्य वित्त आयोग करेंगे, राज्य वित्त आयोग करेंगे। इसके लिए एक क्या, राज्य वित्त आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया, जो करों का निर्धारण किया जा सके। इसके लिए करों का निर्धारण किया गया। तीसरी बात समझ लीजिएगा, कोई भी पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होगा, कितना होगा, पंचायती राज में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 21 साल, यानी 21 वर्ष होना चाहिए। कोई भी गांव के व्यक्ति या पंचायत के व्यक्ति जिनका उम्र 21 साल से अधिक है, वो ग्राम सभा या पंचायती राज में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राम प्रधान का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष, या जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो आयु होगा वो कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। 21 बार जिनका भी हो जाए वो चुनाव लड़ सकते हैं, पुरुष हो। लेकिन एक शर्त ये है कि उस क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। अब मान ले गांव ए में कोई व्यक्ति नामांकित है और वो गांव बी से चुनाव नहीं लड़ सकते, उसको गांव ए का क्या होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। समझ लीजिएगा, अगर ए के गांव का मतदाता सूची में नाम है, वो बी गांव में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये क्या है, कंडीशन। तीसरी बात है कि जो आपको पता है कि पंचायती राज क्या है, गवर्नमेंट है, तो ये कुछ कानून बना सकते हैं। तो पंचायती राज क्या है, 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं। 29 विषयों पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे देखिए, कानून में क्या होता है, जैसे मेले में कल लगाना, या कोई टेम्परेरी पुल है किसी छोटे बड़े नदी में, उसमें क्या हुआ, कल लगाना। या जो सरकारी जमीन होता है ग्राम सभा के अंदर, उनको क्या होता है, उस पर लीज वगैरह देना, या वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था करना, बहुत सारी चीजें ऐसे होता है, तो इस पर लगा सकता है। या हाट का आयोजन का, हाट जानते हैं आप लोग, जो सप्ताह में क्या होता है, मार्केट वगैरह लगता है, तो हाट का व्यवस्था करना, ये बहुत सारी चीज क्या है, उसमें 29 विषय है। लेकिन क्या होता है, अभी भी हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सारे क्या है, दिक्कतें हैं, तो आगे बताऊंगा। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। दूसरी बात, जो महिलाएं को जो बनाया जा रहा है, उसमें क्या होता है, ग्राम पति, ग्राम पुत्र, ग्राम ससुर वाला कार्यक्रम ज्यादा चलता है। जो वास्तव में ग्राम प्रधान है, उनको क्या होता है, बोलने का उतना अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकतर क्या होता है, जो उसके हस्बैंड होते हैं वही क्या होता है, अगर अधिकतर केसेस में वही क्या होता है, सारे कार्य करते हैं। उनको बहुत ही कम जगह पे क्या होता है, जाने के लिए अनुमति मिल पाता है। एक तो क्या होता है, इसका सशक्तिकरण होना चाहिए कि महिला पढ़ लिखे आगे बढ़े, और पढ़ी लिखी महिला क्या होता है, ग्राम प्रधान बने। ग्राम प्रधान के यहाँ आप देखिए, राजस्थान हो गया, अभी ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत सारे क्या है, बीटेक किया हुआ, IIM किए हुए महिलाएं भी क्या है, ग्राम प्रधान बन के ग्राम का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करा। अभी वो हरियाणा में मैं देख रहा था, एक
IIM करके क्या है ग्राम प्रधान बनी है, तो ग्राम प्रधान में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, गाँव के लोगों को बहुत सारी सुविधा उत्पन्न करवा रहा है। तो जैसे जैसे उनके पास स्किल होगा उसी हिसाब से तो गाँव को सुविधा प्रदान करेंगे। क्योंकि आज क्या है ग्राम प्रधान बनना बहुत ज्यादा क्या होता है, लोगों का प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ग्राम में क्या होता है बहुत ज्यादा योजनाओं के पैसे आ रहे हैं। आप उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना देखिएगा, नल लगाने वाला देखिएगा, उसके बाद ये वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारे मनरेगा के काम हो गया, या जो राशन वाला काम होता है ये सब ग्राम प्रधान के, और रोड वगैरह जो भी बनते हैं इसमें कमीशन उनको मिल जाता है, बहुत सारी चीज उनको मिलता है। तो ऐसे वेतन तो उसको कुछ नहीं होता, उनको भत्ता मिलता है ग्राम प्रधान को। लेकिन ध्यान दीजिए ग्राम प्रधान को या जो भी इसमें अधिकारी बनेंगे, अधिकारी मतलब सरकार बनेंगे, उनको किसी को क्या वेतन नहीं मिलता है। अभी ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें वेतन दिया जाए। इनको किसी को वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि भत्ता मिलता है 1500 या 2000 भत्ता मिलता है जगह के हिसाब से, दुर्गा माँ से बनते हैं उनको मिलता है। तो 29 विषयों में कम मिलता है। दूसरी बात क्या होता है, अभी भी हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था का काम क्या होता है, फ्रीडम नहीं हुआ, वास्तव में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। जाति व्यवस्था या धर्म के बहुत सारी चीज है, जो छुआछूत हो गया, उच्च नीच की भेदभाव हो गया, महिलाओं को आगे बढ़ने में रोकना, घूंघट ओढ़ के रखना, मतलब तो ये बहुत सारे चीज है कि इनको आगे। फिर भी क्या होता है महिला इसमें धीरे धीरे आगे बढ़। देखिए हमारे देश में अभी भी 65% जो पंचायत और नगर पालिका है उनमें महिलाओं का वर्चस्व है, क्योंकि महिला तो महिला सीट पे लड़ ही सकती है, उसके साथ साथ पुरुष सीट में भी लड़ सकती है। इसलिए क्या महिलाओं की संख्या 50 से भी ज्यादा परसेंट क्या हमारे देश में हो गया है, क्योंकि वो पुरुष वाले सीट में भी लड़ सकती है, पुरुष सीट में भी क्या है महिला लड़ सकती है। तो क्या है इससे क्या है महिला की 65% महिला के पंचायती राज से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे इनका सशक्तिकरण भी हो जाएंगे, और फिर क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा, ये जितने भी कामकाज है अपने हाथों में ले लेंगे, तो क्या होगा फिर जो महिला सशक्तिकरण की जो मुद्दा है ग्रामीण स्तर पर, उसमें और भी बढ़िया से काम हो सकता है। ये भी क्या है इसके दिशा निर्देश के रूप में देखा जा सकता है। तो संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या है, अब जो राज्य सरकार पर इसका जिम्मे दिया गया कि पंचायती राज्य पर जो भी कानून बनाना होगा वो राज्य सरकार बनाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब किस वर्ष पारित किया गया? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और आप एक और चीज बताइएगा, उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, 2016 में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम ये 2016 में पारित किया गया। और उत्तराखंड ग्राम या ग्रामीण विकास संस्थान ये है आपका दूरदर्शन में, इसको भी याद रखिएगा। जहाँ पे क्या होगा ग्राम प्रधान लोगों का ट्रेनिंग कर देता है, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इन लोगों का ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे चलता है, और ग्राम को कैसे और अच्छा बनाया जाए इसके लिए भी बहुत सारे क्या रिसर्च वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो ये तो होगा ग्रामीण स्तर पर। अब ये जो ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, ब्लॉक स्तर पे जो बीडीसी मेंबर होते हैं वो क्या होता है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। आप लोग जानते हैं बहुत पैसा भी चलता है कि जो बीडीसी मेंबर है 20-25 लाख में बिकता भी, पिछले साल 20-25 लाख में बिका था। तो उनसे क्या वीडियो जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। ब्लॉक प्रमुख क्या है सरकार होता है, और जो बीडीओ होता है जो खंड विकास अधिकारी से कहते हैं वो उनके सचिव होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं ना वो क्या होता है ग्राम प्रधान के सचिव होते हैं, और जो बीडीओ होते हैं जिसको खंड विकास अधिकारी कहते हैं वो क्या होता है ब्लॉक प्रमुख का सचिव होते हैं। और एक बात ध्यान देंगे, हमारे यहाँ पे जिला स्तर पर कई कई पे डीएम क्या होते हैं जिला अध्यक्ष के सचिव होते हैं, और कई कई पे सीडीओ होते हैं, सीडीओ इसको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है।
हर जिले में लगभग होते हैं, सभी जिले में नहीं होता, अलग अलग मॉडल है। तो सीडीओ जो होते हैं वो कई कई पे क्या होता है, सचिव के रूप में काम करते हैं। या कई कहते क्या होता है, ग्राम पंचायत राज अधिकारी जो होता है, ग्रामीण पंचायत राज अधिकारी जो होते हैं वो भी क्या होता है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनके सचिव होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, लेकिन उत्तराखंड में क्या होता है, मेनली सीडीओ होते हैं। कौन होते हैं, सीडीओ, जो आपके जिले स्तर पर काम, वहां पे काम करते हैं, जिले स्तर पर काम करते हैं। तो जिले स्तर पर क्या होता है, इस तरह के काम करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, आपको बताया। और 12वीं में किसको रखा गया है, 12वीं में नगर पालिका को रखा गया है। 12वीं में किसने रखा है, नगर पालिका को रखा है। तो 11वीं में क्या किसको रखा गया है, पंचायती राज को, और 12वीं में क्या है, नगर पालिका को रखा गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारे पंचायती राज है, इनमें जितने भी कानून बनाना है वो राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार इसमें कानून है। क्योंकि पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय। तो पंचायत क्या है, पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय। तो राज्य सूची का क्या है, विषय है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो राज्य सूची का विषय क्या है, आपका पंचायती राज। पंचायती राज भी है और नगर पालिका दोनों है, इसको ध्यान में रखिए। ये दोनों क्या है, राज्य, इस पर जो भी कानून बनाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें संवैधानिक दर्जा के रूप में क्या है, केवल उनको बना रखिए, इसके दायरा होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होगा। अब ये पंचायती राज आपको पता है कि 1952 में क्या है, 92 में क्या है, पारित हुआ था। और 24 अप्रैल 1993 में क्या है, ये लागू हुआ था। इसीलिए 24 जो अप्रैल है ना, इसे पंचायती राज दिवस कहा जाता है। 24 अप्रैल को क्या कहा जाता है, 24 जो अप्रैल है इसको क्या कहा जाता है, इसको पंचायती राज दिवस कहा जाता है। इसको भी याद रखें, पंचायती राज दिवस भी कहा जाता है किसको, आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसको भारत में लागू किया गया था। और 92 में क्या होता है, इसको पारित किया गया। ठीक है, 73 में क्या है, पंचायती राज के बारे में है, और 74 में क्या है, नगर निकाय के बारे में, या नगर निगम या नगर पालिका के बारे में इसका उल्लेख है। 24 अप्रैल को क्या था, पंचायती राज दिवस के रूप में इसको 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में उल्लेख है, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको भी आप लोग, पंचायती राज में कितने प्रकार के कानून बना सकते हैं, पंचायती राज में 29 विषय पर कानून बना सकते हैं। कितने विषय पर, 29। फंड का बंटवारा कौन करते हैं, राज्य वित्त आयोग के द्वारा। पंचायती राज में चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का पारित हुआ 2016। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पे है, ये आपके रुद्रपुर। ये सारे पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए, इनको याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पंचायती राज के बाद क्या होता है, नगर निकाय के बारे में आता है। तो नगर निकाय आपको पता है कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें क्या है, 12वीं अनुसूची है इसमें, और भाग कितना है, 9A। 9th A में क्या है, नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया। नगर पालिका में आप लोगों को एक बार बता दिया था कि इसमें 6 प्रकार के क्या होते हैं, संस्थाएं होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। उसके बाद जो टेंट एरिया होता है आर्मी वाले के लिए अलग होता है, शिप जहाँ पे बंदरगाह होता है उसके लिए अलग होता है, और एक नोटिफाइड एरिया होता है जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 6 प्रकार के जो संस्थाएं